हेलो फ्रेंड्स, वेटरन्स, नमस्कार। मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे पूर्व सैनिकों से बार बार रिक्वेस्ट आ रही थी कि भारत सरकार को एक पत्र लिखा जाए और उसे कहा जाए कि जो OROP का एरियर है वो JCOOR और ऑनरेरी लेफ्टिनेंट और कैप्टन को एक मुश्त पे किया जाए, इसको 4 किस्तों में ना पे किया जाए। हमने ये लेटर लिख दिया है और मैं आपको बताऊंगा, ये लेटर भी सामने है, आप इसको पढ़ सकते हो, मैं भी पढ़ दूंगा। और दूसरे, मेरे जो व्यूअर्स हैं मुझे बार बार मेरे फ़ोन नंबर के बारे में पूछ रहे हैं, इसमें मेरा फ़ोन नंबर भी दिया हुआ है, वो यहाँ से फ़ोन नंबर भी ले सकते हैं। अब कुछ कमेंट्स हैं मेरे व्यूअर्स के, बहुत ही इंपॉर्टेंट कमेंट हैं और उनको मैं विश्लेषण करूंगा आज। एक कहते हैं मेरे, जयंत सर, मैं 20 साल 3 महीने नौकरी करने के बाद वॉलेंटरी रिटायरमेंट हो गया, क्या मुझे भी OROP लागू है? सर, मैं आपको बताना चाहूँगा, आपकी जो डिस्चार्ज बुक है उसमें आप देखिए कि किस आर्मी रूल के तहत आप रिटायर हुए हो, क्योंकि उसमें 3 ही कंडीशन हैं और 3 कंडीशन को हम पहले बता चुके हैं। यदि आप एक्यूरेटली पूछना चाहते हो तो प्लीज़ आप यहाँ पर कमेंट में बताइए कि किस आर्मी रूल के तहत आप हुए हो और हम आपको बता सकें। मेरे पास शायद हो सकता है यही हो या किसी 20 साल के व्यक्ति का फ़ोन आया था, उन्होंने पूछा था, मैंने बताया आप अपनी डिस्चार्ज बुक खोलिए, और उन्होंने जब डिस्चार्ज बुक खोली और जब यहाँ टैली किया गया तो हालांकि वो प्रीमेच्योर थे, लेकिन जिस आर्मी रूल के तहत उनको डिस्चार्ज दिया गया था वो उसमें नहीं आता था। उनको वो PMR का केस होते हुए भी उनको पेंशन मिलेगी। एक और मैं बीच वाले को बाद में लूँगा, ये है दीवान सर, जय हिंद। सर, मैं हवलदार रैंक से 26 साल 6 दिन सर्विस करके रिटायर्ड हुआ हूँ, मेरी बेसिक पे 25,050 रुपया है, क्या सही है? सर, जो बेसिक पे आपकी होती है वो तो आपकी लास्ट पे ड्रॉन की होती है, तो वहाँ तो आपकी गलती हो नहीं सकती। लेकिन मैं इस चीज़ को जो 25,050 लिखा हुआ है, ये जानबूझ करके मैंने ये कटआउट यहाँ पर लगाया है, क्योंकि जो हवलदार का 8.55% जो इंक्रीज ये दिखा रहे थे, और मैंने बताया था कि 23,456 के आसपास होगा, जो 16.59 के आसपास उनकी इंक्रीज होती है, वो मेरा इससे वैलिडेट होता है, क्योंकि मैंने जो कैलकुलेशन किया था सिपाही की 4 इंक्रीमेंट लगा के, MACP लगा के, ग्रेड पे लगा करके वो वहाँ बैठ रहा था। इसका मतलब ये हुआ कि ये रियल फिगर है इस व्यक्ति की, 26 साल का व्यक्ति है, तो 24 साल में 23,456 ही होगी और उनकी 21,700 को जो बताया वो नहीं होगी, इसलिए मैंने इसको लगाया है। इसलिए भारत सरकार से रिक्वेस्ट है कि हवलदार की जो आपने वो दिखा रखी है पेंशन, वो गलत दिखा रखी है, उसको सही किया जाए। एक और कमेंट है और मैं इस पर ज़्यादा ध्यान दूंगा। पहला है, क्या कारण है कि आनन फानन में तमाम विसंगतियों खामियों के साथ फजीयत करवाने के लिए OROP 2 का सर्जिकल स्ट्राइक JCOOR पर कर दिया है? यदि सरकार की नीयत साफ और नीति में खोट नहीं होता तो 3 महीने के एक्सटेंशन के लिए सुप्रीम कोर्ट में कभी नहीं जाती। आपने बहुत बढ़िया बात कही है, आपने विसंगतियों की बात की है। अब विसंगतियों को दूर करने के लिए जो 1 मैन जुडिशियल कमीशन की जो रिपोर्ट थी उसको रोके हुए आज इनको लगभग 3 साल से ज़्यादा हो गए हैं। और दूसरा, यदि इनकी बिल्कुल सही है, यदि इनकी नीयत ठीक होती तो बार बार ये कोर्ट में नहीं जाते, ये भी मैं नहीं कह रहा, ये सारा का सारा जो पूर्व सैनिक है वो कह रहा है, क्योंकि इतना लंबा खींचा इन लोगों ने, तो स्वाभाविक सी बात है खोट तो सारा सरकार पर ही जाएगा। लेकिन अब हम ये देखते हैं कि जो आपने विसंगतियों की बात की है, आखिरकार विसंगतियों के लिए जिम्मेदार कौन है? ये विसंगतियां आ कैसे गई? तो मैंने देखा कि हम जब बहुत अच्छी तरह से इस चीज़ पर ध्यान देते हैं तो हमें पता चलता है कि विसंगतियां किन के कारण आई हैं। क्या विसंगतियां सरकार के कारण आई हैं? क्या विसंगतियां DSW जो हमारे वेलफेयर को देखते हैं या CA उनके कारण आई हैं? या जो टेबल प्रिपेयर करते हैं CGDA और PCDA इनके कारण आई हैं? या आर्मी हेडक्वार्टर के अंतर्गत जो पे सेल है उसके कारण आई हैं? या हम स्वयं भी इसके लिए जिम्मेदार हैं? तो हम पहले आज इसी पर बात करेंगे। सबसे पहली बात है कि सरकार का जहां तक सवाल है, सरकार केवल और केवल बजट तक सीमित है। बजट जब इनको बताया जाता है कि इतना बजट होगा, ऊपर नीचे बजट करना होता है
वहां से सरकार की जिम्मेदारी आती है। लेकिन यदि अच्छा होता है तो सरकार की भाई भाई होती है, और कोई बुरा होता है सरकार की भाई, सारा सरकार पर चला जाता है। लेकिन उसके नीचे कुछ इंप्लीमेंटिंग एजेंसीज हैं जो काम करती हैं। अब ये कौन कौन सी हैं? DSW, CGDA और PCDA। यदि इन एजेंसियों को ईमानदारी से काम करने दिया जाए तो मुझे नहीं लगता कि OROP का जो नोटिफिकेशन है वो ईमानदारी से लागू नहीं हो। हम कुछ नहीं चाहते, हम सिर्फ ये चाहते हैं कि OROP का जो नोटिफिकेशन है 2018 की जो फिगर्स हैं ईमानदारी से, ट्रांसपेरेंटली उनको 2019 में एक साथ 2019 से JCOR को उनको ट्रांसफर किया जाए, उसमें किसी प्रकार की गड़बड़ी नहीं हो। उसमें हुई हैं गड़बड़ियां, क्योंकि जो OROP 1 में इनने किया था उसमें जो ऑनरेड न्यायस्वार हैं ग्रुप वाई का, उनको उनके साथ किया। दूसरे जो सूबेदार हैं दोनों ग्रुपों के एक्स और वाई के, 15 साल तक उनकी एक ही पेंशन है, एक्स और वाई की वो हो नहीं सकती थी। उसके बाद इन्होंने अभी रिसेंटली हवलदार की जो पेंशन दिखाई वो भी बिल्कुल गलत दिखाई हुई है। मैं यहां एक बात बताना चाहूंगा। एक कहावत है, एक पंडित था, घर में खाना खा रहा था, लड़का उसका पंचांग बना रहा था। जब पंचांग बनाते बनाते लड़के ने बोला, पिताजी अभी 4 बरसात बची हुई हैं, कहां रखूं? बोला, बेटे किसी महीने में रख दो। बोलो, पापा किसी महीने में नहीं रख पा रहा, तो फिर ऐसा कर, जिस महीने में तू पैदा हुआ था और जिस महीने में तेरी बहन पैदा हुई थी और भाई पैदा, उसमें रख दो, और एक बरसात या तो तू मेरे उस महीने में रख दे या तेरी माँ के में रख दे। बोले, वो तो ठीक है ना, तारीख कौन सी रखूं? बोला, जिस दिन तू पैदा हुआ था उसको रख दे, और जिस दिन तेरी बहन पैदा वहां रख दे, और जिस दिन तेरा भाई पैदा हुआ वहां रख दे। बोला, फिर ये 3 हो गई, चौथा कहां रखूं? आपकी तो डेट ऑफ बर्थ का पता ही नहीं है। अरे तू कहीं भी रख दे, मेरे उसमें रख दे, कहीं भी रख दे। ये जो गड़बड़ी होती है, ये जो गड़बड़ी होती है कि कहीं भी रख दो, ये जो एडजस्टमेंट होता है, ये विसंगतियां लेकर के आते हैं। ये कौन करता है इन विसंगतियों को? क्या DSW करता है, या CGDA करता है, या PCDA करता है, या फिर आर्मी हेडक्वार्टर, आर्मी पेशल के दबाव में आकर के, प्रभावशाली व्यक्तियों के दबाव में आकर के ये बातें की जाती हैं? सीधा सीधा है 2018 की मिनिमम मैक्सिमम का जो स्केल है वो लेकर के आगे को ट्रांसफर करना है। और दूसरा, माननीय सुप्रीम कोर्ट में जो ASG साहब थे, जो सॉलिसिटर जनरल साहब थे, उन्होंने कहा था कि जिन रैंकों के साथ में MACP ACP लगा हुआ है उनकी पेंशन उन्हीं रैंकों को जाएगी जिनके साथ लगा हुआ है। इसका मतलब यह हुआ कि हवलदार ACP 1 है तो वो नायब सूबेदार नहीं है, वो हवलदार है, केवल उसको फाइनेंशियल फायदा दे रखा है, तो हवलदार की पेंशन हवलदार ACP 1 से ही सेट होगी। ऐसा नहीं है कि ये विचार बनाते वक्त आए कि ठीक है इनको यहाँ पर डिच कर देते हैं, वहाँ डिच करने का कोई मतलब नहीं है। डिच कर सकते हो आप, प्रभावशाली हो, कैसे भी कर सकते हो। इसलिए हम बताना चाहेंगे कि इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए जो ये पॉइंट उठाया है, जो भी इनका नाम नहीं है यहाँ पर, इसको ठीक करने के लिए एक कमेटी का गठन किया जाए। जब आप किसी भी कमेटी का गठन करते हो, ये देश के सैनिकों, भूतपूर्व सैनिकों से संबंधित मामला है, उनके मनोबल से जुड़ा हुआ मामला है। जब आप कहते हो कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की जब बातें आती हैं, तो एक ऐसी कमेटी बिठाई जाए जिससे सरकार अपना पल्ला साफ कर सके और इन लोगों का जो नीचे होकर के ये इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है, ये अपना खेल नहीं खेल सकें, क्योंकि ये खेल खेल रही हैं। और इसमें ये नहीं है, मैंने एक और बताया था कि क्या हम स्वयं भी इसके लिए जिम्मेदार हैं? हाँ, हम स्वयं भी इसके लिए जिम्मेदार हैं। पहला बात, हमारे ही लोगों ने, JCOR ने जब डिसेबिलिटी पेंशन का स्लैब बेस्ड पेंशन की थी तो सबसे ज़्यादा हल्ला हम लोगों ने मचाया था, और लेकर के परसेंटेज बेस पे आए और अपने लोगों को नुकसान कराया। और सबसे ज़्यादा वो लोग थे जो चैट ग्रुप बना रखा है, चैट बॉक्स बना रखा है, वहाँ आ करके पता नहीं क्या क्या बकने लगे थे, और साउथ से लेकर के श्रीनगर तक और गुजरात से लेकर के आसाम तक एक लंबा चौड़ा हिसाब किताब बना दिया। हम लोग जिम्मेदार हैं, क्योंकि अब भी हमने देखा कि कुछ लोग अभी नैरेटिव सेट करने में लगे हुए हैं, और नैरेटिव ऐसा सेट कर रहे हैं कि हवलदार को, और क्या नाम उसको, नहीं उसको, सूबेदार को
ऑनरेबल लेफ्टिनेंट कैप्टन को ऑलरेडी ज़्यादा मिला हुआ है। ये नैरेटिव सेट जो करते हम ही करते हैं और हम रास्ता खोलते हैं, हमारे हमको ध्यान भटकाते हैं और दूसरों को फायदा दिलवाते हैं, वो हम ही हैं। हम भारत सरकार से रिक्वेस्ट करेंगे कि इस बार जो OROPTU का इम्प्लीमेंटेशन है, एक कमेटी का गठन किया जाए, बिल्कुल निष्पक्ष कमेटी हो और उनसे CGDA से, PCDA से या DSW से फिगर्स ली जाए, उनका तुलना की जाए और तुलना करने के बाद ही OROPTU की टेबल निकाला जाए। इनके भरोसे बिल्कुल नहीं छोड़ा जाए। इनके भरोसे छोड़ा जाएगा तो विसंगतियां फिर आएंगी, फिर पूर्व सैनिक हल्ला मचाएंगे, क्योंकि उनकी जो फिगर्स हों वो वेरीफाइएबल हों, तब तो इनका ठीक ठाक होगा, अदरवाइज प्रॉब्लम होगी। मैं इसको यहीं छोड़ूंगा। शायद मेरे कहने का मतलब समझ गए होंगे। उसके बाद मैं इस लेटर पर आता हूँ। जो हमारे पूर्व सैनिक हैं उनसे रिक्वेस्ट आई थी, हमने एक लेटर लिख दिया है। उनसे कहा है कि हमारा जो पैसा है उसको हमको एक मुश्त में दिया जाए। GCOR को, ऑनरेबल लेफ्टिनेंट कैप्टन को हमने लिखा तो ये है कि वो काफ़ी बुजुर्ग हैं, उनको पैसे की ज़रूरत है। लेकिन साथ साथ मैं यही बताना चाहता हूँ कि जो टेबल निकाली है PIB के माध्यम से भारत सरकार ने, उसमें जब हम एरियर देख रहे हैं तो एरियर यदि 1 लाख या 1 लाख से 1-2 हज़ार ऊपर नीचे है तो उसको एक मुश्त दिया जाए, और यदि एरियर 4 लाख है, 5 लाख है, 4.5 लाख है, आप उनको 4 इंस्टॉलमेंट में दे सकते हो। उनको कोई परेशानी नहीं है, वो ऑलरेडी पैसे वाले हैं। तो ये रिक्वेस्ट हमारे जो पूर्व सैनिक है उनसे आई हुई है। इस रिक्वेस्ट को भी हम आपके साथ भेज रहे हैं, और जो लेटर पढ़ना चाहे पढ़ सकता है आराम से। हमने इसमें यही लिखा है और ये लेटर हमने 2-3 दिन पहले भेज चुके हैं, और मैं इसको यहीं ख़त्म करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।